Hello friends, I am Sunil and welcome back to my channel PharmaDodge. Friends, in this video I am going to teach you about SOP. दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं SOP के बारे में कि फार्मास्यूटिकल SOP क्या होता है और उसके रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो सब हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, किधर भी स्किप मत करिए, अदरवाइज आपका जो क्वेरी है वो क्लियरली फुलफिल नहीं होगा। ओके दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ ताकि जो भी है वो भी फार्मास्यूटिकल डिटेल के बारे में अपना नॉलेज बढ़ा सके। ओके दोस्तों, चलिए हमारे स्लाइड के ऊपर और जानते हैं SOP के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे SOP। SOP मतलब क्या है, व्हाट इज SOP। दोस्तों SOP मीन्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब एक प्रोसीजर है जिसके ऊपर एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन के हिसाब से दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली हमको काम करना है। फ्रेंड्स, SOP का डेफिनेशन अगर बात करेंगे हम तो लिखा होता है कि SOP इज ए रिटन प्रोसीजर फॉर एनी प्रोसेस और सिस्टम दैट इज फॉलोड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ एनी सिस्टम और इक्विपमेंट। मीन्स क्या होता है कि SOP एक लिखा हुआ एक प्रोसीजर दिया जाता है प्रोसेस के बारे में या फिर सिस्टम के बारे में, जो कि फॉलो किया जाता है। प्रोसीजर को हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं सिस्टम के ऊपर या फिर इक्विपमेंट के ऊपर। ठीक है, तो डेफिनेशन SOP का हो गया, हमने जान लिया SOP क्या होता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है SOP के बारे में वो है रोल ऑफ SOP इन GMP। मतलब SOP क्यों ज़रूरत है GMP में या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी में। दोस्तों SOPs are issued to especially instruct employees in areas of responsibilities, work instructions, appropriate specifications, and required records. SOPs outline procedures which must be followed to claim compliance with GMP principles or other statutory rules and regulations. दैट मीन्स SOP जो इशू किया जाता है हर एक डिपार्टमेंट को QA के तरफ से, ये एम्प्लॉयज़ को, जो भी एरिया में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको एक इंस्ट्रक्शन देता है कि अपने के बारे में, और वर्क इंस्ट्रक्शन देता है कि काम कैसे करना है काम के दौरान, या फिर अप्रोप्रिएट स्पेसिफिकेशन के बताता है कि स्पेसिफिकेशन यानी लिमिट्स, कोई भी पैरामीटर हम चेक करते हैं तो उसका जो लिमिट रहता है उसके बारे में हमें इंस्ट्रक्शन देता है। या फिर जो भी रिकॉर्डिंग हम करते हैं, पैरामीटर चेक करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उसके बारे में जो जो रिक्वायरमेंट है वो सभी SOP में लिखा जाता है। तो उसको पढ़ के सब लोग अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं और SOP को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा लाइन है SOPs आउटलाइन प्रोसीजर विच मस्ट बी फॉलोड टू क्लेम कंप्लायंस विथ GMP प्रिंसिपल्स और अदर स्टैट्यूटरी रूल्स एंड रेगुलेशन। दैट मीन्स SOP का जो प्रोसीजर है वो मस्ट बी फॉलोड, यानी कि फॉलो करना ही पड़ेगा टू कंप्लायंस। मतलब हमारा जो भी कुछ GMP का जो पॉइंट्स है, हम अगर कंप्लायंस नहीं करते यानी कि हम वो सब फॉलो नहीं करते तो वो SOP के डिबेट में जाता है। तो हमको जो भी SOP में लिखे वो GMP के अकॉर्डिंगली हमें फॉलो करना ही है ताकि वो कंप्लाई रहेगा, और रूल्स और जो रेगुलेशन भी होता है वो भी हमारा फॉलो होता रहेगा। इसलिए हम SOP जो रोल है GMP में यही बताता है। ओके फ्रेंड्स, हम अभी तीसरे पॉइंट पे आते हैं SOP के रिलेटेड, जो है पर्पज ऑफ SOPs, यानी कि जो SOP के है उसका काम क्या है। तो बताते हैं SOP डिटेल्स द रेगुलरली रिकरिंग वर्क प्रोसेस दैट आर टू बी कंडक्टेड और फॉलोड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स जो रेगुलरली हम लोग या एम्प्लॉय लोग जो प्रोसेस के दौरान काम करते हैं वो लोग फॉलो करें एक कंपनी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, दे डॉक्यूमेंट दी वे एक्टिविटीज़ आर टू बी परफॉर्म्ड टू फैसिलिटेट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस टू टेक्निकल एंड एक्टिविटी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड टू सपोर्ट डेटा क्वालिटी। जो भी एम्प्लॉय लोग अपना एक्टिविटी करते हैं तो वो उसी SOP के हिसाब से अपना काम दिखाएंगे और उस परफॉर्मेंस को यानी उस काम को कंसिस्टेंस रखेंगे, यानी कि हर टाइम पे एक जैसा ही रखेंगे ताकि क्वालिटी जो ज़रूरत है, जो डेटा या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो सपोर्ट लगता है उसको मेंटेन कर सकते हैं।
तीसरा जो पॉइंट है, एसओपीज आर इंटेंडेड टू बी स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनाइजेशन और फैसिलिटी हुज एक्टिविटीज आर डिस्क्राइब्ड एंड असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन देयर क्यूए एंड क्यूसी प्रोसेसेस एंड इंश्योर कंप्लायंस विथ गवर्नमेंटल रेगुलेशंस एंड एफडीए गाइडलाइंस। एसओपी जो होता है वो स्पेसिफिक होता है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है, अलग अलग प्लांट होता है, तो हर एक प्लांट के और एक कंपनी के हिसाब से एसओपी स्पेसिफिक होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। जो बेसिक गाइडलाइन होता है जो एसओपी में डाला जाता है वो मिनिमम होता है, अदरवाइज उस थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो पॉइंट है वो इन हाउस एसओपी में थोड़ा सा डिफर करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और फैसिलिटी के हिसाब से। फैसिलिटी कैसा है उसके हिसाब से भी एसओपी बनाना पड़ता है। जो भी एक्टिविटी होता है उसको डिस्क्राइब करता है और हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन देयर क्यू एंड क्यूसी प्रोसेस, मतलब क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस जो भी प्रोसेस है वो मेंटेन रखता है। कंप्लायंस भी इंश्योर करते हैं हम, गवर्नमेंटल रेगुलेशन और एफडीए गाइडलाइंस जो भी है वो मेंटेन रखता है। चलिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं जो भी हमारा एसओपी का पॉइंट है, स्कोप ऑफ एसओपीज। स्कोप क्या है एसओपी का? दिस डिफाइंस टू whom or what the particular set of procedure applies, where SOPs lower only what is in scope without stating what is not in scope. However, it may be appropriate to state both. Judge the completeness of your scope by asking yourself if what is written leaves anything for interpretation. इसका मतलब होता है दोस्तों कि ये डिफाइन करता है हुम और व्हाट पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोसीजर अप्लाइज, मतलब ये किसको अप्लीकेबल है, किसको अप्लीकेबल है, कौन से चीज़ के लिए अप्लीकेबल है, ये डिफाइन करता है स्कोप में। विदाउट स्टेटिंग व्हाट इज नॉट इन स्कोप, व्हाट इज इन स्कोप मीन्स मैनी एसओपी जो होता है, बहुत सारे एसओपी होता है कि क्या स्कोप में होना चाहिए और क्या स्कोप में नहीं होना चाहिए, वो मेंशन होता है स्कोप में। कंटेंट्स ऑफ एसओपीज, मतलब कंटेंट्स क्या क्या होना चाहिए एसओपी में, मतलब हम जो भी एसओपी पढ़ेंगे उसमें कंटेंट क्या क्या रहेगा, तो उसको पढ़ते हैं। इन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशनल एसओपीज कंसिस्ट ऑफ मिनिमम एलिमेंट्स लाइक टाइटल, पेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स, पर्पस, स्कोप, प्रोसीजर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट, एब्रिविएशन, रेफरेंसेस एट्सेट्रा। तो जनरली जो कंटेंट्स होता है एसओपी में एक मिनिमम ऑर्गेनाइजेशन में, वो ये होता है कि टाइटल पेज रहता है, उसमें एसओपी का टाइटल रहता है। एसओपी मीन्स हर एक इक्विपमेंट या हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग एसओपी होता है, प्रोसेस के लिए अलग अलग एसओपी होता है। तो पर्टिकुलरली कौन सा भी अगर आप इक्विपमेंट ले लेंगे तो उसका टाइटल लिखाना पड़ेगा कि ये एचपीएलसी का एसओपी है, या फिर ये ब्लिस्टर पैकिंग मशीन का एसओपी है, या फिर ये कंप्रेशन मशीन का एसओपी है, तो वो टाइटल लिखना पड़ेगा। टेबल ऑफ कंटेंट दूसरे पेज में बनता है, दूसरे पेज में टेबल ऑफ कंटेंट्स में आएगा कि उसमें हम क्या क्या फॉलो करेंगे, प्रोसीजर, ये वो, पेज नंबर, वो सभी। तीसरा पॉइंट पर्पज रहता है, स्कोप रहता है और प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है। पर्टिकुलरली इक्विपमेंट या प्रोसेस सिस्टम जिसके बारे में एसओपी है वो एसओपी के मशीन के हिसाब से वो प्रोसीजर वो एसओपी में बताना पड़ता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब कोई भी एक्टिविटी जो एसओपी में डिफाइन है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, कौन सा डिपार्टमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कौन सा डिपार्टमेंट वो फॉलो करना चाहिए। एब्रिविएशन, यानी कोई भी अगर शॉर्टकट एब्रिविएशन दिया जाता है तो उसका फुल फॉर्म भी हमें लिखना पड़ता है। कोई भी अगर पर्टिकुलरली शॉर्ट फॉर्म में हमने अगर किधर मेंशन किया है एसओपी में, तो और एक सेक्शन बना के एब्रिविएशन का, उधर हम उसका फुल फॉर्म लिखते हैं। और रेफरेंस सेक्शन में क्या आता है, रेफरेंस में हम कोई भी गाइडलाइन फॉलो करते हैं या फिर उसके क्रॉस रेफरेंस टू अदर एसओपी, जो कि एक एसओपी को दूसरा एसओपी भी एप्लीकेबल होता रहता है, तो उसको हम रेफरेंस के लिए वो उसका मेंशन हम रेफरेंस में देते हैं। गाइडलाइंस कौन सा हमने फॉलो किया है, कौन सा गाइडलाइन के थ्रू हमने ये एसओपी बनाया है, उसमें कंटेंट सभी डाला है, तो वो भी गाइडलाइंस का रेफरेंस हमें देना पड़ता है एसओपी में। तो ये हो गया दोस्तों कंटेंट्स ऑफ एसओपी के बारे में। अभी नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, बेनिफिट्स ऑफ एसओपी, यानी कि एसओपी बनाने का बेनिफिट्स क्या है, फ़ायदे क्या है। तो ये क्या बोलते हैं, वंस यू सी द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग एसओपीज इन योर बिजनेस यू विल वंडर हाउ यू हैव गॉन सो लॉन्ग विदाउट देम। बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो प्रमोट पॉजिटिव चेंज, प्रोडक्ट रिलायबल रिजल्ट्स, इम्प्रूव एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, फाइंड होल्स, इंक्रीज सेफ्टी। यानी पॉजिटिव चेंज के बारे में हमें बताता है, कोई भी पॉजिटिव थिंग जो हमें करना है या फिर इंक्लूड करना है। दूसरा रिलायबल प्रोडक्ट रिजल्ट, मतलब जो भी रिजल्ट है वो अच्छा रिजल्ट, बेटर रिजल्ट आने के लिए वो एसओपी बहुत ही हेल्पफुल है।
इम्प्रूव एम्प्लॉय ट्रेनिंग, मतलब एम्प्लॉय जो है वो एसओपी पढ़ के अपने आप को अपडेट रख सकते हैं उस पार्टिकुलर इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट या सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट जो है फाइंड होल्स, यानी कुछ भी अगर गैप है, गैप मीन्स अगर आप एसओपी में कुछ लिखा है और आप वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल प्रैक्टिस में कुछ अलग ही हो रहा है, तो उसको फाइंड होल्स बोलते हैं। इंक्रीज सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी के बारे में भी हमें पता चलता है कि सेफ्टी, यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में दोस्तों अगर हम काम करते हैं तो बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हमें अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि हैंड ग्लोव्स, नोज मास्क, हेड गियर्स वगैरह हम सभी पहनते रहते हैं ड्यूरिंग वर्क। तो उसके बारे में भी, सेफ्टी के बारे में भी बताया जाता है एसओपी में, ताकि वो फॉलो करके लोग अपने आप को सेफ भी रख सकते हैं ड्यूरिंग वर्क। ओके, जस्ट गो टू नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स। हु प्रिपेयर्स द एसओपी, यानी एसओपी कौन बनाता है। जनरली द इमीडिएट सुपरवाइजर सच एज सेक्शन और एसएमएस यानी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, and the organization queue officer review and approve each SOP. Signature approval indicates that an SOP has been both reviewed and approved by management. जनरली दोस्तों इमीडिएट सुपरवाइजर या फिर एसएमई जो होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उसके बारे में रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट या फिर वो सेक्शन के ऊपर वही एसओपी बनाता है। और ऑर्गेनाइजेशन क्यू ऑफिसर या क्यू डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर या कोई भी सेक्शन हेड उसको एसओपी को रिव्यू करता है। एक बार रिव्यू होने के बाद उसको क्यूए हेड के पास जाके वो अप्रूवल होता है सभी एसओपी। सिग्नेचर अप्रूवल हो गया तो उसका इंडिकेट ये करता है कि एसओपी बहुत रिव्यू भी हो गया और अप्रूव भी हो गया मैनेजमेंट की तरफ से, हायर मैनेजमेंट की तरफ से। तो अभी इस एसओपी को जो है हम इफेक्टिव के तौर पर ले सकते हैं एक बार रिव्यू और अप्रूवल होने के बाद। व्हेन शुड एसओपी बी यूज्ड, यानी एसओपी कब हम यूज कर सकते हैं। एसओपी शुड बी अवेलेबल एट द प्लेस वेयर द वर्क इज डन. SOPs assist the progress of constant application of process and procedures. So even when there are changes in personal organizations, avoid inconsistencies and safety risks. यानी दोस्तों एसओपी वर्क प्लेस के दौरान या जिधर भी एक्टिविटी चल रहा है उसी दौरान इमीडिएटली एसओपी अवेलेबल होना चाहिए, ताकि कोई भी अगर एसओपी की नीड करे तो तुरंत वो अवेलेबल हो सके एसओपी किसी को भी, ताकि इसके थ्रू हमारे जो सेफ्टी रिस्क है या फिर कंसिस्टेंसी है उसमें कोई कमी ना आए। कभी भी इमीडिएटली अगर अवेलेबल एसओपी रहा तो कोई भी इसको पढ़ के अपने वर्क के दौरान वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में, यानी कि जब भी एसओपी प्रिपेयर होता है तो कैसे प्रिपेयर होगा, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल कैसा होगा, फ़ॉन्ट साइज कैसा होगा और कैसे लेटर में लिखा जाएगा, तो वो भी सब डिटेल में हमें मालूम होना चाहिए। तो फ़ॉन्ट स्टाइल जो है एसओपी शुड बी रिटन इन स्टेप बाय स्टेप एंड इजी टू रीड मेथड. द इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. एक्टिव वॉइस एंड प्रेजेंट वर्ब टेंस इज यूज्ड इन एसओपी. फ़ॉन्ट साइज एंड फ़ॉन्ट स्टाइल एरियल मार्जिन टू बी फॉलोड. एसओपी जो भी रिटन होता है वो स्टेप बाय स्टेप लिखा होना चाहिए और इजी टू रीड मेथड में होना चाहिए, यानी कि कोई भी इसको पढ़ सके. प्रेजेंट वर्ब टेंस में होना चाहिए ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस ना लगे दूसरों को, जिसको भी इंग्लिश में थोड़ा सा नॉलेज कम है वो भी इस एसओपी को पढ़ सके। इसलिए दोस्तों ये प्रेजेंट वर्ब टेंस में होता है और स्टेप बाय स्टेप इजी टू रीड मेथड में बनाया जाता है। फ़ॉन्ट साइज की बात करें, फ़ॉन्ट स्टाइल की बात करें तो वो भी एक फ़िक्स स्टाइल में रखा जाता है ताकि वो हमेशा के लिए फॉलो हो सके। और एरियल जो है वो एरियल फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल जो होता है एरियल में होता है ताकि वो भी मार्जिन फॉलो कर सके। लेफ़्ट साइड मार्जिन, राइट साइड मार्जिन, सेंटर मार्जिन, एसओपी के पेज जो होता है वो भी हम एक जैसा ही रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रिवीजन ऑफ एसओपीस, यानी जो एसओपी होता है वो रिवीजन कब होता है, रिवाइज कब होता है। ओके, तो रिवीजन पीरियड भी होता है दोस्तों एसओपी में, कंपनी में, हर एक कंपनी में अलग अलग। जैसे कि इसमें पॉइंट है कि एसओपीस आर आल्सो रिव्यूड पीरियडिकली ऑन एवरी 1 to 2 years डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। मतलब जो भी कंपनी होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनके अकॉर्डिंगली कोई कंपनी में 1 साल में एसओपी रिवीजन होता है, कोई कंपनी में 2 साल में रिवीजन होता है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, वेरी करता है दोस्तों। तो एसओपी वो 1 to 2 years के गैप में वो रिवाइज होता रहता है, नहीं तो अगर कुछ चेंजेस हुआ है तो उसमें भी रिवाइज होता रहता है। इफ़ एसओपी डिस्क्राइब्स ए प्रोसेस दैट इज नो लॉन्गर फॉलोड इट शुड बी विड्रन और रिमूव्ड फ्रॉम द करंट लिस्ट। अगर कोई एसओपी डिस्क्राइब करता है कि प्रोसेस के बारे में, अगर ये प्रोसेस अगर सुपरसीड हो गया या फिर ऑब्सोलीट हो गया तो ये जो प्रोसीजर है वो वहाँ से हटाया जाता है करंट लिस्ट से। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गो टू नाउ अनदर पॉइंट दैट इज रिव्यू एंड अप्रूवल।
So SOPs should be reviewed by one or more individuals including section heads with appropriate training. SOP जो है वो एक से ज़्यादा इंडिविजुअल के थ्रू रिव्यू होना चाहिए, चाहे वो सेक्शन हेड हो या फिर वो कोई ऑफिसर हो, तो वो प्रॉपरली वो ट्रेनिंग होना चाहिए और रिव्यू होना चाहिए, ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना रहे, कोई भी एक गिल्टीज ना रहे। एक बार पेपर हो जाए तो वापस उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए 2 बार रिव्यू होना चाहिए। It is especially helpful in draft forms. SOPs are actually tested by individuals other than the original what before the SOPs are finalized. यानी ये जो होता है SOP रिव्यू होता है वो ड्राफ्ट फॉर्म में पहले दिया जाता है, ताकि वो अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो उसमें हम सर्कल कर सकते हैं, कुछ भी पॉइंट आउट कर सकते हैं जो भी मिस्टेक है, इसलिए वो ड्राफ्ट फॉर्म में दिया जाता है, वो फाइनलाइज फॉर्म में दिया नहीं जाता है। द फाइनलाइज्ड SOP शुड बी अप्रूव्ड as described in the organization's quality management plan or its own SOP for preparation of SOPs. Okay friend, let's now go to our last point, that is SOP maintenance and archival. The organization should maintain a master list of all SOPs. यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो प्लांट या कंपनी है वो अपना जो मास्टर SOP होता है वो एक फाइल में मेंटेन करे, ताकि वो हमेशा के लिए वो रहे और कभी भी अवेलेबल हो सके। अगर ज़रूरत के टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाया तो भी एक वो डेटा इंटीग्रिटी इशू है, इसलिए वो मास्टर लिस्ट बनाया जाता है हर एक SOP का। और जो अलग अलग डिपार्टमेंट को जो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो कंट्रोल कॉपी या अनकंट्रोल कॉपी के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन मास्टर कॉपी जो होता है वो मेंटेन किया जाता है QA के पास। और जो मास्टर SOP बनाने के लिए जो लिस्ट बनाया जाएगा सॉफ्ट कॉपी में, तो फोल्डर एक बनाया जाएगा जिसमें वो इंडिकेट करे कि SOP नंबर, वर्जन नंबर, इशू डेट, टाइटल, स्टेटस, ब्रांच और प्लान नंबर एंड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। ये सभी जो भी है डिटेल वर्जन नंबर के बारे में, SOP नंबर के बारे में, टाइटल, स्टेटस, वो सभी वो रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि कभी भी हम कुछ भी अगर सर्च करना चाहे हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, तो इमीडिएटली वो अवेलेबल हो सके। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा SOP के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। आई होप कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता चले होंगे SOP के बारे में। फार्मास्यूटिकल SOP क्या होता है, SOP क्या होता है, उसके कंटेंट्स और उसके यूज क्या होते हैं, कहाँ पे यूज किया जाता है, कितना हेल्पफुल होता है, ये पढ़ के कैसे बनाया जाता है, वो सारे डिटेल हमने आज इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ और जो भी है वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और नॉलेज गेन कर सके, ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई भी आपका दोस्त या आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करना चाहे तो काम करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से ही मौजूद हो। ओके फ्रेंड्स, टिल देन बाय, टेक केयर।